छत्तीसगढ़ के जलप्रपात वाला पीडीएफ डाल दिया था, क्योंकि वो पूरा जिले के नाम और स्थान पढ़ने बस हैं उसमें, है ना। समझने वाली बात जो थी वो हम लोगों ने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया था। आज नया डालेंगे हेडिंग, आगे का उसी का हाँ बाद में लिखना। कौन सा टॉपिक रहेगा? छत्तीसगढ़ की सिंचाई परियोजना हेडिंग रहेगा। अरे छत्तीसगढ़ की सिंचाई परियोजना आपको पढ़ना बेसिक जानकारी पहले तो ये समझ लेंगे सिंचाई परियोजना का कनेक्शन किससे है। अभी हमने 2-3 दिन से जल संसाधन पढ़ा। जल संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण था समस्त अपवाह तंत्र को पढ़ना, और समस्त अपवाह तंत्र में नदी को पढ़े हम लोग। नदी का सीधा संबंध होता है इससे, सिंचाई परियोजना से, है ना। तो नदी से दो चीजें भी लगातार पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास था नदी से बनने वाले जलप्रपात, अब नदी में बनने वाले बांध, है ना। अब बांधों से क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य सिंचाई होती है। तो सिंचाई के साथ साथ उसमें जल संसाधन की स्थिति, वर्षा वितरण की स्थिति, 3-4 चीजें बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। और सिंचाई का कनेक्शन किससे होगा? फिर कृषि से। तो ये जितनी भी जानकारियां आपको डेटा के रूप में मिलेंगी वो अभी 15-20 दिन पहले जारी हुए आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ का, उसके कंटेंट डाला हूं मैं, है ना। तो लेटेस्ट अपडेट है ये, तो अपडेट के हिसाब से जाना। रुको हाँ चल तो छोड़ के हाथ में। पहले तो ये ध्यान रखना है कि सिंचाई परियोजना में आपको बेसिक क्या क्या जानकारी ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना। तो सीधा कनेक्शन कृषि से होगा। कृषि का सिंचाई से इसलिए कनेक्शन जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सिंचाई होती है केवल और केवल नहरों से या नदी में बनने वाले बांधों से नहीं होती। 2-3 सोर्स हैं। पहला सोर्स तो नहरें हो गई, और उसके बाद दूसरा सोर्स होता है बोरवेल, है ना। तो उससे भी हम लोग सिंचाई करते हैं, लेकिन कितना कितना एरिया कैसे हम लोग सिंचाई को समझते हैं, कितना क्षेत्र हम सिंचाई को देते हैं, उसका एक सामान्य डेटा आप लोगों को ध्यान रूप समझना है। पहली बात तो अर्थव्यवस्था के जितने भी समग्र विकास के लिए कृषि संबंध क्षेत्र का विकास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इकोनॉमी सर्वे का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था ये, कौन सा? कृषि। इसको समझ ले पहले। कृषि को, कृषि उन्नत कैसे होगी और कृषि इकोनॉमी से कैसे जुड़ा है। हमारे यहाँ पे सरकार को राजस्व जाता है, रेवेन्यू जाता है। सबसे ज्यादा राजस्व किससे जाता होगा? सरकार को सबसे ज्यादा पैसा किससे मिलता होगा? छत्तीसगढ़ के बारे में, राज्य को, राज्य सरकार को। तो किसी भी इकोनॉमी को समझने के लिए आप लोगों ने क्षेत्र पढ़ा होगा। 3 क्षेत्र होते हैं, है ना। मुख्य रूप से 3 क्षेत्र में बांटा जाता है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। एक होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा होता है उद्योग क्षेत्र, तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो सरकार को किस क्षेत्र से ज्यादा पैसा मिलता है या रिवेन्यू या योगदान किसका ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा योगदान छत्तीसगढ़ में किसका है? उद्योग क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है ना। तो उद्योग कौन से स्थान पर है? सरकार को पैसा देने के मामले में, रिवेन्यू के मामले में उद्योग, और इस उद्योग क्षेत्र में बहुत सारी चीजें भी आती हैं। दूसरा स्थान किसका है और तीसरा स्थान क्या है? कृषि क्षेत्र का है। अब कृषि क्षेत्र में खुद फसलें आती हैं, उसके बाद पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, वन आते हैं, ये सभी कृषि क्षेत्र के हिस्से हैं। इन क्षेत्रों से सरकार को क्या होता है? पैसा मिलता है। ये किसका हो गया? छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। भारत के परिप्रेक्ष्य में पहला स्थान कौन सा है? सेवा क्षेत्र का, दूसरा स्थान उद्योग, और तीसरे स्थान पर कृषि ही है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। भारत में सेवा क्षेत्र, उसके बाद उद्योग, जिसको हम लोग उद्योग ना बोल करके दूसरा शब्द उपयोग करते हैं, द्वितीयक क्षेत्र,
और सेवा को माना जाता है तृतीयक क्षेत्र। और तीसरे नंबर पर है कौन सा? एग्रीकल्चर क्षेत्र, जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र। ये इसलिए समझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इकोनॉमी की रीढ़ क्या है? उद्योग है। लेकिन उद्योगों को जो कच्चा माल मिलता है वो मुख्य रूप से कृषि से मिलता है। और कृषि उन्नत तब होगी जब बेहतर ढंग से हम लोग क्या करें? उत्पादन करें। और बेहतर ढंग से उत्पादन करने के लिए हमको बेहतर ढंग से सिंचाई व्यवस्था रखनी पड़ेगी। तो सिंचाई को ही समझने के लिए हम ये चीज को समझ रहे हैं। चलिए, तो जब हम फिर सिंचाई की बात करते हैं, तो जब छत्तीसगढ़ राज्य बना 2000 में, तो उस समय छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई की स्थिति क्या थी? हमारे यहाँ बांध है ना? बांध शब्द समझते होंगे। बांध शब्द होता है, एक होता है फिर बैराज होता है ना? और एक होता है डैम को ही बांध कहते हैं। तो उस समय प्रदेश में 3 बड़े बांध परियोजनाएं थी। सीधी बात है ना, 3 बड़े क्या थी? बांध परियोजनाएं थी। 3 बड़ी परियोजनाएं थी, 29 मध्यम परियोजनाएं थी और 1945 लघु सिंचाई की योजनाएं संचालित थी। कुल कहने का मतलब है, कुल जो क्षेत्र है हमारे यहाँ पे 13.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र उस समय सिंचित होता था, सन 2000, है ना? सन 2000 की स्थिति में इतने क्षेत्र हमारे यहाँ सिंचित थे। लेकिन समय बीतता गया, सिंचाई की सुविधा आती गई, और आज के समय में कब की स्थिति में? आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के हिसाब से नवंबर 2025 की स्थिति में हमारे यहाँ पर सिंचाई की क्षमता 13 लाख से बढ़कर के कितनी लाख? ये लिख लीजिए, 13 लाख से बढ़कर के 21.9 लाख। और पूरे 2000 से 2025 तक, इस 25 साल में हमने कितने लाख एरिया को और बढ़ाया है सिंचित सिंचाई सुविधा के रूप में? तो ये कितने एरिया में बढ़ा है? 8.62। ये आंकड़े अभी बता रहा हूँ, लेटेस्ट अभी जो अपडेट हुआ है 15 दिन पहले का आर्थिक सर्वेक्षण का। और ये इसी डेटा को जस्ट हमने पिछले महीने और क्लास किया था, इसको पढ़ा था। इसके पिछले महीने जो लाइन टू लाइन डेटा था, प्री में लाइन टू लाइन कूट में आया है ना? क्वेश्चन पेपर अब देखिए जाके, तो ये वाला भी वही आया है, ये भी आया है, ये भी आया है, एक कूट में आया है। तीनों को एक एक लाइन में बोल दिया गया है। और इसके जगह पे जो डेटा था उस समय 8.48 था, 8.48, जो बढ़ करके अब कितना हो गया इस साल? एक साल में फिर से कुछ मात्राएं क्षेत्र और बढ़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के 2 आंकड़े फिर से ध्यान से आपको पढ़ना होगा। हमारे यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में जितना एरिया है ना, छत्तीसगढ़ में जितने एरिया में आप लोग देखें खेती की जाती है, उतने एरिया में सिंचाई का प्रतिशत बढ़ करके कितना हो चुका है? 39.4। आप लोग लाइन टू लाइन लिखते जाएंगे। क्या लिखेंगे? हमारे यहाँ पर ये ऊपर के आंकड़े लिखें, ये वाले बस। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता 21.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को हम क्या कर सकते हैं? सिंचित कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद 8.62% क्या हुआ है? उतने लाख हेक्टेयर हमने इस 25 सालों में बढ़ोतरी की है। तीसरा आंकड़ा क्या है कि हमारे यहाँ पर सिंचाई का परसेंट है, कितने एरिया को हम लोग सिंचित कर सकते हैं? 39.40। 2 आंकड़े भी आएंगे। प्रदेश की सिंचाई क्षमता का प्रतिशत, हम अगर सिंचाई करते हैं तो 40% क्षेत्र जिसमें खेती हम लोग कर रहे हैं, 40% क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं? सिंचित करते हैं। सिंचित असिंचित समझते हैं कि नहीं समझते आप लोग सामने वाले बताएं। सिंचित क्षेत्र और असिंचित क्षेत्र किसको कहते हैं? ये राजस्व की शब्दावली है ना। राजस्व जो होता है, जो पटवारी का जो रिकॉर्ड होता है, तहसील का रिकॉर्ड होता है, उसमें आपके खेतों के जो B1 P2 निकलता है, उस B1 के नकल में आपका एरिया लिखा होता है 0.52 हेक्टेयर, ऐसे लिखा होता है। खसरा नंबर 23/6 ऐसा मिलता है।
अब उस पे एक चीज और लिखी होती है, कौन सा? सिंचित। सिंचित और जिसके पट्टे में असिंचित लिखा है, वो क्षेत्र, वो हेक्टेयर, वो रकबा किस में आता होगा? असिंचित क्षेत्र में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार के जितने रिकॉर्ड हैं, जिस जिस क्षेत्र पे नहरों के माध्यम से क्या होती है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, उस एरिया में हमेशा कभी भी पानी की कमी नहीं होती होगी। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग कौन से क्षेत्र में गिनेंगे? सरकार के रिकॉर्ड में वो गया होगा सिंचित क्षेत्र, है ना। और ट्यूबवेल है आपके पास, ट्यूबवेल खनन है, किसी योजना के अंतर्गत आप ट्यूबवेल बोरवेल करा के आप सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हैं, तो भी आपका जो एरिया है सिंचित कहलाएगा, है ना। कभी कभी बारिश नहीं होती और सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती और क्या हो जाता है? सूखा आ जाता है। उस स्थिति में बीमा मिलता है ना। क्या मिलता है? बीमा मिलता है। तो आप बताएं, एक किसान है और उसका क्षेत्र असिंचित है, एक दूसरा किसान उसका क्षेत्र सिंचित में आता है, तो बारिश बराबर हुई है, बस खेत का अंतर ही है, तो कौन से व्यक्ति को ज्यादा बीमा मिलेगा? थोड़ा सा लॉजिक लगा के, सही लॉजिक लग रहा है। आप अभी आए हो, चलो पीछे। हम्म बीमा का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन मैं जो कंडीशन रख रहा हूँ उसको बताएंगे। अलग अलग गांव किसान है, चलिए, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा तो गांव के हिसाब से, अनावरी के हिसाब से पैसा मिलता है। अलग अलग गांव के किसान हैं, तो कौन से किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा? हाँ, जब बारिश नहीं हुई है तो इस व्यक्ति के पास साधन है खेती किसानी करने का, है कि नहीं है? ट्यूबवेल है, बोरवेल है, सब है, तो उसको पैसा और देंगे। हाँ बोलते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो बीमा का एक बार और बताया था आप लोगों को, बीमा कैसे मिलता है ना, प्रधानमंत्री। हम्म असिंचित को थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो सिंचित वाले के पास सुविधा है, वो अपना फसल उगाकर खेती करके वो आगे बढ़ गया। असिंचित के पास तो मानसून के पर निर्भर था। चलिए आगे देखिए, बहुत सारी जानकारियां हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान पर रखते जाएंगे। कृषि की बात करते हैं और खेती किसानी की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ आगामी वर्ष में राज्य के जितने भी क्षेत्र में बोए गए हैं, उसमें से 75% क्षेत्र जो है, इसको ध्यान से समझेंगे और आप लोग समझने का प्रयास करें और मुझे समझाने का प्रयास करें, तब आपका काम सफल होगा। कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ पे जरूरी नहीं है जितना भूमि है उतना में खेती की जाए, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। कुछ खेत ऐसी पड़े रहते हैं, तो जितने क्षेत्र में खेती की जाती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? बोया गया क्षेत्र, है ना। खेती किसानी करते हुए ऐसे क्षेत्र जहां पर कुछ ना कुछ फसल लगी है, वो बोया गया क्षेत्र कहलाएगा। तो जितने बोया गया क्षेत्र है उसका 75%, ठीक है, परसेंट में 75%, और हेक्टेयर में 43 लाख हेक्टेयर, वो 75% कितना हेक्टेयर कहलाएगा? 43 लाख हेक्टेयर में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जब सिंचाई होती है, तो सिंचाई का जो पानी आता है वो सतही जल से सिंचाई होती है। अब सतही जल क्या है, ध्यान से इसको भी समझे। हमारे यहाँ पे सिंचाई दो तरीके से होती है, सतही जल और दूसरे को कहा जाता है भूमिगत जल। सतही जल मतलब धरातल के ऊपर पानी आपके दृष्टि में दिख रही है, ऊपर जमा है, ऊपर मतलब तालाब में है, नदियों के रूप में है, बांध के रूप में, वो सतह में है, वो सतही जल कहलाएगा। और ऐसा जल जो हम ट्यूबवेल के माध्यम से जमीन के अंदर से निकालते हैं, वो क्या कहलाएगा? भूमि के गर्त से, भूमिगत। तो 75% क्षेत्र तो हम किससे करते हैं? सतही जल से ही सिंचित करते हैं, है ना। और
भूमिगत जल से कम मात्रा में सिंचाई सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। ये भी एक बार सीक्वेंस आ चुका है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई सबसे ज्यादा किससे होती है, तो उसका सीक्वेंस था। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों से होती है। भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है, भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप से होती है। नलकूप मतलब ट्यूबवेल, बोरवेल। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अपोजिट है। हमारे यहाँ पे कृषि को लेकर के कृषि की जानकारी बीच में आ गई है। हमारे यहाँ पे कृषि मंडी कितनी है, ये आपके अभी सामने एक मंडी वाला का है, मंडी इंस्पेक्टर। तो ये अभी ध्यान रखें कि कितने प्रकार के हमारे यहाँ पे कृषि उपज मंडी है और कितने उप मंडी है। तो 69 कृषि उपज की मंडियां मौजूद हैं और 121 उप मंडियां हैं। पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। आगे हमारे यहाँ पर अधिकतर सतही जल की बात हो गई, तो सतही जल में कौन हो गया, तालाब हो गए, है ना, बांध हो गए, और ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या किया जाता है, मछली पालन किया जाता है। आप लोग डेटा को देख करके थोड़ा आश्चर्य हो सकता है कि राज्य सरकार मछली पालन को लेकर कितना आगे जा चुका है। हमारे यहाँ पे जल क्षेत्र की बात करते हैं, और जल क्षेत्र ऐसा जल क्षेत्र जो हमारे दायरे के अंदर है ना, बहते जल की बात नहीं है। ऐसे मतलब गांव गांव में क्या है, तालाब है, या फिर मछली पालन के लिए तालाब बनाए जाते हैं। तो ऐसे जल क्षेत्र हमारे यहाँ कितने लाख हेक्टेयर उपलब्ध है, 2 इसको लिख ही लेंगे, 2.39 उपलब्ध है। अब इतने जल क्षेत्र उपलब्ध है, उसमें से 1.983 में मछली पालन किया जा रहा है। ठीक है, अब परसेंटेज निकालते हैं तो उसका परसेंट आता है 97.25। तो जहां जहां तालाब हैं, किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि मछुआरा सहकारी समितियां बनी हुई हैं अभी, है ना, और मछुआरा सहकारिता समिति को अभी 2-3 सालों में मछली पालन को एग्रीकल्चर, कृषि का दर्जा मिल चुका है। कृषि का दर्जा मतलब अगर तालाब से मछलियां मर जाती हैं तो जैसे फसल खराब होता है तो बीमा मिलता है, वैसे ही मछुआरों का भी जीवन बीमा होता है, वैसे ही किसान बीमा के हिसाब से मछुआरे का भी, क्योंकि ये जोखिम भरा काम होता है तालाब में जा करके क्या करना, मछली पकड़ना। तो उनके बहुत सारे बीमा है मत्स्य जाल को लेकर के, कि बहुत सारे जाल फ्री में मिलेंगे, सब्सिडी में लोन मिलता है मछली पालन के लिए, बीज मिलता है। तो जिनको मछली पालन करना होगा समूह बना करके, तो आपको बहुत अच्छा इसमें लाभ हो सकता है, समिति समूह के नाम से किया जा सकता है। इच्छुक होंगे तो मत्स्य विभाग से बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलता है। ठीक, आंकड़े याद रहेंगे, कोशिश करिएगा याद करने का। अब देखिए पानी की बात, जल संसाधन की बात, तो हमारे यहाँ पे क्या जल संसाधन की स्थिति है, पूरा आंकड़े हैं आज और लेटेस्ट की डेटा है। भौगोलिक विवरण और उपलब्ध जल, यहां से भी प्री में अभी रिसेंट यहां से भी प्रश्न आया है। क्या है डेटा, भौगोलिक विवरण और उपलब्ध जल। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 137.90 लाख हेक्टेयर जल संसाधन विभाग कहता है ना, और वर्ग किलोमीटर में 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में है। और ये जो आंकड़े हैं वो हेक्टेयर में है। कृषि जो आंकड़े होते हैं वर्ग किलोमीटर में ना होकर के किस में होते हैं, हेक्टेयर में होते हैं। अब छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य कृषि प्रधान राज्य है, और कुछ हमारे यहाँ पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं होती उसको हम लोग कौन सा नाम रखे हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। केवल वृष्टि छाया क्षेत्र को ही छोड़ करके पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ पे जल संसाधन उपलब्ध है अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से जल संसाधन उपलब्ध है। और ये आंकड़े ध्यान रखेंगे, जल संसाधन में पानी के स्तर को नापने के लिए मीटर, मिलीघन मीटर का इकाई उपयोग किया जाता है। कितने सतह में जल है और उस सतह के जल का कितना हम लोग उपयोग कर रहे हैं,
ये डेटा भी आपको ध्यान रखना है। तो 48,296 मिली घन मीटर हमारे यहाँ सतही जल है। अभी इससे पहले कौन सा हेक्टेयर में पढ़े थे, 3-4 आंकड़े होंगे, बार बार दिमाग को जोड़ देना है, आंकड़ों को कैसे समझेंगे। ये जो वृष्टि छाया मतलब पता है आपको, इससे पहले मैं बताया था एक बार। वृष्टि छाया का तात्पर्य ये है, अभी ये भारत की स्थिति है, यहाँ से वर्षा होती है, आप लोगों को बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं। जब बरसात होती है तो ये जो हवाएं हैं, मतलब हवाएं ही तो है वर्षाएं, ऊपर के बादल को ही लेके जाती है, तो ये हवाएं और जब आगे जाती है तो इस चट्टानों से क्या हो जाती है, टकरा जाती है। टकराने के बाद ऊंचे पहाड़ हैं, टकराने के बाद जो हवाएं और ऊपर बनने वाले बादल वहीं इस अपने ही तरफ गिर जाती है। ठीक, अब अपने तरफ गिरती तो थोड़ा सा फुहारा इधर पड़ता है, और पहाड़ है मतलब उसके ऊपर पूरे बादल और मौसम बनने का पूरी घटनाएं होंगी, है ना। वृष्टि की पूरी छाया बनेंगी, परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन बारिश नहीं होंगी। ऐसे स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। भारत में महाराष्ट्र का इलाका है महाबलेश्वर क्षेत्र, वो वृष्टि छाया भारत का सबसे बड़ा है। छत्तीसगढ़ की स्थिति है, तो छत्तीसगढ़ में ये जो हिस्सा है, ये मैकाल पर्वत श्रेणी, जिसमें कवर्धा जिला सबसे महत्वपूर्ण जिला शामिल है। कवर्धा जिला सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि वो इलाका क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। कवर्धा, उससे पहले फिर खैरागढ़, और उसके ऊपर गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है, बारिश की पूरी संभावनाएं बनती है। तो वहीं पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है अच्छे से, क्योंकि बारिश होती नहीं है। इसी कारण आप ध्यान से देखें, जितने सिंचाई परियोजनाएं बनी हैं अधिकतर कवर्धा क्षेत्र में अभी बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है कि पहाड़ियों को रोक रोक करके ज्यादा से ज्यादा सतही जल को रखा जाए। इतने सारे डैम बना दिए गए हैं, अभी अगर जाएंगे तो मैकाल एक आधार बन गया है, उसके नीचे पूरा लाइन से थोड़े थोड़े दूरी में छोटे छोटे बांध बने हैं, बैराज, है ना, बांध से छोटा बैराज बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो वहां से पानी चला करके सिंचाई कर लिया जाएगा। तो ये जो सतही जल की मात्रा है 48,296 मिली घन मीटर, उसमें से 41,720 मिली घन मीटर का उपयोग हम लोग सिंचाई के लिए करते हैं, सतही जल का, है ना। और जमीन के अंदर हम लोग सर्वे किए हैं, छत्तीसगढ़ का जो जल संसाधन विभाग है वो सर्वे करता है और बताता है कि हमारे यहाँ पर सतही जल के साथ साथ कौन सा जल है, जमीन के अंदर भी जल है, जिसको हम लोग किस रूप में निकालते हैं, ट्यूबवेल के माध्यम से, बोरवेल के माध्यम से। तो 12,180 मिली घन मीटर जल है, और उसका हम लोग कितना प्रतिशत उपयोग कर रहे हैं अभी, 47.32, यही आंकड़े आए थे अभी प्रेम, कि हमारे यहाँ पर भूगर्भिक जल का कितना प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है। अब देख, इसको आप लोगों को पढ़ना होगा, तो ये आपको केवल और केवल आर्थिक सर्वेक्षण जो सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसी में मिलेगा ये सब जानकारी, और इसी से डेटा को निकाल करके समस्त पुस्तक छापने वाले इसी डेटा को डालते हैं, और सोर्स भी उसको लिखना पड़ता है कि ये जानकारी कहाँ से है, आर्थिक सर्वेक्षण। इस आर्थिक सर्वेक्षण का नाम 2025-26 होगा, है ना। अब इससे 2-3 चीजें और हमारे यहाँ पे बात पता चली है कुछ सालों से, कि हमारे यहाँ पे कितने ब्लॉक हैं, विकासखंड 146 विकासखंड है, जिसमें 129 विकासखंड ऐसे हैं जो सतही जल और भूमिगत जल के मामले में, जमीन के अंदर वाले मामले में, कि 119 विकास खंडों की जो वाटर लेवल है वो अच्छी है ना। वाटर लेवल अच्छा होने का मतलब है कि आप 150-200 फीट में आप पानी प्राप्त कर सकते हो, अच्छी स्थिति कहलाती है। तो 119 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर ट्यूबवेल आप कराते हैं तो बहुत कम रेंज में आपको पानी मिल जाएगा। अब 22 विकासखंड ऐसे हैं जहां पर वाटर लेवल क्या होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। वाटर लेवल जैसे ही गिरता जा रहा है, और उसको हम लोग किस रूप में लेंगे, आंशिक संकट। अगर हम लोग जल संरक्षण नहीं किए, है ना, वाटर हार्वेस्टिंग अच्छे से नहीं किए, तो धीरे से ये क्या हो सकता है, वाटर लेवल और तेजी से नीचे जा सकता है, या फिर इसी भूमिगत जल पे डिपेंड रहे सिंचाई में, आप
जिस इलाके में रहते हो वो इसमें आता है, आर्थिक आंशिक संकट में आता है। अब कभी कभी सुने होंगे कि धान की फसल लेने के बाद कई किसान ऐसे हैं जो फिर से धान की फसल लेते हैं, तो सरकार के द्वारा मना किया जाता है, क्योंकि आप धान की फसल लेते हैं और आपके इलाके में नहर नहीं है, और किससे जल लेंगे आप? ट्यूबवेल से। तो गर्मी के दिनों में पेयजल संकट हो जाता है, पीने के लिए जब संकट हो जाता है तो आप किसके लिए उपयोग कर रहे हैं? आप इतने सारे पानी आप कितना भी चलाइए, इतना धूप और गर्मी की वजह से पूरा क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो नहरों या नहरों के आसपास के क्षेत्र में ये संभव हो सकता है, जो इस इलाके में संभव है, इस इलाके में संभव नहीं है। 5 ब्लॉक ऐसे हैं जो आज संकटपूर्ण श्रेणी में है, और आपका काम है इस 5 ब्लॉकों का नाम याद रखना। सर्च करके आप लोग देखेंगे, आपके आसपास का ही है, और सबसे ज्यादा 500-600 फीट में पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसमें एक है पाटन क्षेत्र, रघुनपुर पाटन इलाके। ठीक है, वो आंशिक में है। ठीक है, अभी ठीक, ये भी चीज क्लियर हो गया। चलिए, कृषि का एक और महत्वपूर्ण जानकारी, कृषि और सिंचाई का, कि छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 70% जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर। ये जो एक एक पॉइंट में है वो थ्योरी है, उसको मैं पॉइंट वाइज कर दिया हूं ताकि आप लोगों को हर एक पॉइंट को याद करने में सुविधा हो। ये भी बहुत लेटेस्ट आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ में कितने लाख कृषक परिवार हैं? सीधा सीधा प्रश्न बनेगा तो आप, कोई आपके पास विकल्प नहीं है, अनुमानित वाला काम नहीं है। हमारे यहाँ पे 40.11 लाख ऐसे परिवार हैं जो खेती पर खेती करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? खेती करते हैं, कृषक परिवार। और 70% छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का 70% क्या करता है? अपना जीवन यापन कृषि पर डिपेंड। ठीक है, इतने परिवार खेती करते हैं और इतने परिवार खेती पर निर्भर हैं, ये परसेंट में दे दिया है। तो छत्तीसगढ़ में कितने परिवार होंगे? फिर छत्तीसगढ़ में कितने परिवार हैं, इसका जानकारी आपको खाद्य विभाग देगा। सबसे सटीक जानकारी कौन देता है? खाद्य विभाग। खाद्य विभाग के पास क्या आंकड़ा है? उसके पास ये आंकड़े हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने परिवार एपीएल हैं, कितने परिवार बीपीएल हैं, कितने परिवार और अंत्योदय है। सबको जोड़ करके क्या बनता है? फिर पूरे परिवारों के संख्या लगभग 65 लाख परिवार हैं। परिवार मतलब उतने राशन कार्ड हैं, तो उसमें से 65 लाख में ये मान के चलिए 40 लाख लोग क्या कर रहे हैं? खेती करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में स्थिति ये है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में विश्लेषण वाले नहीं आते हैं, इस कारण से मैं विश्लेषण ज्यादा नहीं करता, कि 40.11 लाख परिवार खेती पर निर्भर है, खेती किसानी करता है। लेकिन हमारे राज्य को राजस्व के रूप में देने के लिए सबसे अंतिम क्षेत्र है वो, है ना? क्यों ऐसा? तो कारण ये है कि आप जितना भी उत्पादन करते हो उसका जो वैल्यू है, धान की वैल्यू, गेहूं की वैल्यू, चना की वैल्यू कितना है? बहुत कम है। उद्योग क्षेत्र राज्य में कोई भी उत्पादन हो रहा है तो वो छोटे छोटे चीजों का भी बहुत ज्यादा रेट होता है, तो रेट से ही क्या बनता है? राजस्व की गिनती होती है। चलिए, उसमें से किसानों को भी अलग अलग रूपों में बांटा जाता है। हमारे यहाँ पर कृषक परिवार में से 80% परिवार लघु और सीमांत किसान हैं। इस पर भी मैंने चर्चा किया था कि कौन लघु सीमांत होते हैं। लघु सीमांत किसान की परिभाषा बताओ। हम्म, लघु क्या बोले अभी? 2.5 एकड़ से ज्यादा, और सीमांत, अच्छा इसको कम बोले हो। ये 2.5 एकड़ से ज्यादा, इसको ऐसा बोल रहे हो आप? ठीक है, चलिए।
1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ होता ही है, 2.47 है ना, तो 2.5 एकड़ मानते हैं हम लोग, चलो। लेकिन जो आप समझ रहे हो, जितना कॉन्सेप्ट किसान अलग अलग प्रकार से होते हैं, तो ये जो आपका जो आंकड़ा है लघु और सीमांत में, जो पहले मैं लिख रहा था वो कॉन्सेप्ट है। सीमांत का मतलब होता है सबसे छोटा किसान, सीमा अंत, उसके बाद और कोई नहीं है। सीमा का वो जिस सीमा में हम लोग बांधे हुए हैं वो अंतिम व्यक्ति है वो, है ना। तो सीमांत मतलब सबसे छोटा किसान होगा। उससे ज्यादा अगर खेती है तो वो किस में आएगा, लघु में। उससे और ज्यादा है तो मध्यम, फिर बड़े किसान। तो ये क्राइटेरिया है कितने तक, जिसका 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर में नापा जाता है, तो 1 हेक्टेयर या उससे कम, 1 हेक्टेयर या कम, वो कहलाएंगे क्या, वो कहलाएंगे सीमांत। और जिनका 1 से 2 है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच, वो कहलाएंगे लघु। और जितने भी कृषि क्षेत्र में सुविधाएं मिलती हैं, योजनाओं का लाभ मिलता है, वो लघु और सीमांत किसानों को ध्यान में रख करके दिया जाता है। अब 80% है दोनों मिलाकर के, तो बचे कितने, 20%, जिसमें से 5 या 6% मध्यम किसान, बड़े किसान, ऐसे में फिर भी बटा हुआ है। मध्यम, फिर उसके बाद उच्च मध्यम, फिर उसके बाद बड़े किसान। ध्यान रहेगा ये, आप लोग किस श्रेणी में आते हैं, कौन से किसान हैं। और ये 80% जाने का कारण भी है। कारण ये है कि एक परिवार है और उसके पास 10 एकड़, मतलब कितना हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर खेत है, एक किसान है, तो कौन सा किसान कहलाया, बड़ा किसान कहलाया। लेकिन वो अपनी बुद्धि क्षमता का उपयोग करके इस एकड़ किसान के 3 बेटे हैं, और तीनों बेटों को 2-2, 1-1, 2-2 एकड़ ऐसे करके बांट दिया। 2 एकड़ इसको, 2 एकड़ इसको, 4 एकड़ ऐसे। ठीक, अब क्या हो गया, जब बांट दिया गया है तो इनके नाम से पर्चा बनता है, ऋण पुस्तिका जिसको कहते हैं। अब ऋण पुस्तिका बन गया है तो ये जो है, भले मुखिया के पास 1 एकड़ 2 एकड़ बचे, तो ये पूरा मिलाकर के परिवार में गिनती आएगा कि आपके पास ये भी लघु किसान, ये भी लघु किसान, ये भी सीमांत किसान, ऐसे काउंट हो रहा है। पर्चा अलग इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो, शासकीय योजनाओं का क्या हो, लाभ मिले। वही जो परसेंटेज है बढ़ा दिया गया है किसको, ये 80% वाले आंकड़े को, है ना। चलिए, सिंचाई की स्थिति फिर से आ गई। ये दो आंकड़े बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। एक हमने पढ़ा है 39 पॉइंट कुछ परसेंट पढ़ा, वो क्या है, और ये क्या है, दोनों की स्थिति समझिए। वो स्थिति था कि हमारे यहाँ पे सिंचित क्षेत्र कितना है ना, 39 कितना है, 40% क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र की क्षमता है। यहाँ पर हमारे यहाँ पे जितने सिंचाई को हम लोग बात करते हैं, चाहे नल से, तालाब से, ट्यूबवेल से, सबसे अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे 35% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। दोनों के आंकड़े अलग अलग, हमेशा इसी आंकड़े को परेशान हम होते रहते हैं, बार बार दोनों आंकड़े बीच में आते हैं। सबसे ज्यादा 52% जो सिंचाई है हमारे यहाँ किससे होता है, जलाशय और नहर से। किससे, जलाशय और नहर से। उसके बाद जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से सिंचाई या नल क्यूब, उससे मात्र 29% क्षेत्र किससे सिंचित होता है, नलकूप, या हमको क्या बोला जाता है, ट्यूबवेल। 35% क्षेत्र समस्त स्रोतों से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। 39%, 39.40% जो आंकड़े हैं हमारे यहाँ पे, जितने क्षेत्र हैं 39% क्षेत्र में हम लोग सिंचाई सुविधा की क्षमता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हाँ,
यहाँ पे जितने सोर्स हैं हमारे पास, नल, कुआं, तालाब, उनको हम लोग निकालें तो 35% क्षेत्र को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंचित करते हैं। 39% क्या है, हमारे यहाँ सिंचाई क्षमता है, सिंचाई क्षमता, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये कहा गया, ये वाली बात की जा रही है, हमारे यहाँ जितने सोर्स हैं प्रदेश के वर्तमान की स्थिति में सभी सिंचाई स्रोतों से 35% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जितना खेती होती होगी, है ना। 100 छत्तीसगढ़ का एरिया 100 मान लेते हैं, 100 हेक्टेयर, क्योंकि हेक्टेयर उधर 135 लिखा हुआ है, 100 मान लेता हूं कि 100 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जा रही है, कितने में, 80 हेक्टेयर। इस 80 हेक्टेयर के 35% क्षेत्र में क्या सुविधा उपलब्ध है, सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 35% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है ना। और वो क्या है, छत्तीसगढ़ की जितना एरिया है 135 का 39.40% क्षेत्र सिंचित है। सिंचित के आंकड़े, मैंने एक शब्द कहा था, राजस्व विभाग के आंकड़ों के हिसाब से वो सिंचित कहलाता है कि पूरा जो एरिया है उसमें 39.40% सिंचित क्षेत्र में आएगा। अभी भी नहीं आया समझ में, यहाँ जितने में खेती की जाएगी उसका 35% सिंचित है, और वहां जितना हमारे पास भूमि है उसका 39.40% हम लोग सिंचाई सुविधा उपलब्ध है ना। चलो, समझ नहीं आ रहा है तो फिर आगे देखते हैं। कृषि का अधिकांश हिस्सा भी वर्षा पर निर्भर है, मतलब अभी 35% मात्र हम लोग क्या है, सिंचाई सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, जितना खेती हम लोग करते हैं, तो अधिकतर किस पर निर्भर है हम लोग, वर्षा पर, मानसून पर निर्भर है। और मानसून पर निर्भरता है मतलब वो क्षेत्र असिंचित कहलाएगा, सीधी बात। वहां पर हम लोग किसी भी प्रयास से हम लोग सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, बारिश नहीं हुई फसलें खत्म। ये फिर से आंकड़े हैं, कृषि की जल धारण क्षमता या भूमि की जल धारण क्षमता देश में, हम छत्तीसगढ़ या प्रदेश में 55% जो कृषि भूमि है, कृषि भूमि या कास्त भूमि उसको कहते हैं जहां पर हम लोग खेती करते हैं, ठीक है। पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जगह खेती कर पाते हैं क्या, कई जगह पहाड़ है, कई जगह नदियां हैं, तो पूरे क्षेत्र में खेती नहीं होती है। जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ या फिर पहाड़ी क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्र है जहाँ खेती किसानी करते हैं, वहां 55% क्षेत्र में आज भी जल धारण क्षमता कम है। अब जल धारण किसको कहेंगे, जल धारण क्षमता का तात्पर्य है हम बहुत ज्यादा सिंचाई भी कर रहे हैं, पानी भी ले जा रहे हैं, नहरों से सिंचित कर रहे हैं, बोर से सिंचित कर रहे हैं, लेकिन वहां की मिट्टी की संरचना ऐसी नहीं है कि पानी को रोक सके अपने, है ना। या तो पानी बह कर चला जाता है या अवशोषित हो जाता है, चला जाता है। हर फसल के लिए पानी की आवश्यकता है, या जिस फसल के लिए पानी की आवश्यकता है उसमें वैसा पानी हमको नहीं मिल पाता। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर काली मिट्टी का क्षेत्र है वहीं ही जल धारण क्षमता अच्छी होती है ना। और काली मिट्टी का क्षेत्र इस इलाके में है, बाकी जगह तो लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, तो वहां की जल धारण क्षमता क्या होगी, कम होगी। मिट्टी पड़ते समय हर एक जगह पे एक लाइन आता था, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता कम है, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक है। तो जितना खेती हम कर रहे हैं उसमें से 55% क्षेत्र ऐसा है जहाँ की मिट्टी पानी को क्या नहीं कर पाता है, रोक कर नहीं रख सकता है, अवशोषित करके नहीं रख सकता है। तो हमारे लिए क्या है, चुनौती है। इसी कारण से एक बात लिखी गई है कि हम लोग इसी कारण से दूसरी फसल लेने पे सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जल धारण क्षमता नहीं है। काली मिट्टी क्षेत्र में ही आप लोग देखेंगे, काली मिट्टी क्षेत्र में ही डबल फसल लोग लेते हैं, भले वो रबी की फसल क्यों ना हो, क्योंकि काली मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ये भी बात समझ नहीं आई, आ रही है, कुछ दूसरा विषय चल रहा है क्या आज, ये पहली बार पढ़, आंकड़े भी ज्यादा हैं, है ना, आएगा आएगा। चलिए,
थोड़ा सा कम दबाव वाले जानकारियों पे आते हैं। अब सिंचाई के लिए सबसे आवश्यक क्या है कि नदियां, इतनी सारी नदियां हैं हमारे राज्य में, सब पानी बहा करके बरसात के दिनों में लबालब क्षेत्र में बाढ़ आता है और 2-3 महीने बाद पूरा पानी खत्म, यही स्थिति है। तो इसको क्या किया जाए, इसको संचित किया जाए, रोका जाए। तो जल संरक्षण का सबसे ज्यादा प्रयास, हमारे यहाँ विभाग भी है ना, जल संसाधन विभाग, तो बड़े बड़े बांध बना करके नदियों को रोका जा रहा है और उस पानी का उपयोग बहुउद्देशीय ढंग से किया जा रहा है। बहुउद्देशीय का भी मतलब बताया था मैं कि ऐसा उद्देश्य जो सिंचाई के लिए भी उस पानी का उपयोग किया जाएगा, पीने के लिए भी उपयोग किया जाएगा, उसके बाद उद्योगों को भी दिया जाएगा, बिजली भी बनाया जाएगा। तो कोई बांध के पानी का मल्टीपर्पस, मल्टीपर्पस मतलब होता है बहुउद्देशीय। एक स्कूल है ना यहाँ, कौन सा स्कूल है, स्टेट स्कूल जिसको कहते हैं, सुने स्टेट स्कूल, पढ़े होंगे आप लोग तो। उसको मल्टीपर्पस, अधिकतर एग्जाम होता है तो उसमें कई बार मल्टीपर्पस स्कूल लिख दिया जाता है, तो लोगों को पता ही नहीं है। शासकीय बहुउद्देशीय लिखता है तब भी कंफ्यूजन होता है। मल्टीपर्पस तो सुने होंगे, ज्यादा उपयोग किया जाता था। तो बहुउद्देशीय होता है हिंदी में, लेकिन उस स्कूल का मूल रूप से नाम कुछ और है। किसके नाम पे है वो? महंत राजा बलराम दास हाई स्कूल नाम है उसका। तो ध्यान रखेंगे स्कूल का नाम, स्टेट स्कूल बोल दिया जाता है। उसका भी कहानी है, जब हम लोग जिले का रियासत व्यवस्था पढ़ेंगे तो पूरा सब लोगों का नाम आएगा। यहाँ पे सर्वेश्वर दास, राजनांदगांव रियासत में सुने होंगे नाम, सर्वेश्वर दास। दिग्विजय जो कॉलेज है दिग्विजय दास के नाम में है, दिग्विजय सिंह के नाम में नहीं है। वो राजा थे, रियासत के राजा थे हमारे यहाँ इस जिले के। बलवंत दास है ना, घासीदास, घासीदास का संग्रहालय है रायपुर में, छत्तीसगढ़ का एकमात्र म्यूजियम, महंत घासीदास संग्रहालय। वो गुरु घासीदास के नाम पे नहीं है, वो यहाँ के राजा महंत घासीदास के नाम पे है। घड़ी चौक के थोड़ा सा आगे जाए तो इधर है ना, वहीं पे जो भोजन मिलता है स्थानीय वाले, जो क्या बोलते हैं उसको, गढ़ कलेवा जो है वहीं पे है, जस्ट लगा हुआ है। वो क्या है, वो महंत घासीदास संग्रहालय जो यहाँ के राजा के नाम पे है। वो जो स्कूल है वो भी उसी राजा के नाम पे है। हॉकी स्टेडियम पहले था, वो दिग्विजय स्टेडियम, वो एक मंत्री है दिग्विजय सिंह, उसके नाम पे नहीं है। अब देखिए बांध, हमारे यहाँ बड़े बड़े बांध हैं, मध्यम बांध है, छोटे बांध है। बांधों को उसके सिंचाई क्षमता के हिसाब से परियोजनाओं को सेट किया गया है। सिंचाई क्षमता मतलब अगर बांध पानी को, इस नदी के पानी को ऐसे इस क्षेत्र पे रोका गया है, ये तो समझ आ रहा होगा, नदी जा रही है, पहाड़ क्षेत्र में पानी रोक दिया गया है पीछे। इस पानी की क्षमता के हिसाब से परियोजनाओं को बड़ा, मध्यम, लघु नाम दिया गया है। यहाँ से नहरें जाएंगी, अलग अलग क्षेत्र में नहरें जाती हैं, इधर से निकाला जाता है नहर। तो जब नहरें जाती हैं तो 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक के क्षेत्र को वो पोषित कर देता है, सिंचित कर देता है। तो वो ऐसी परियोजनाएं कौन सी कहलाती है? बृहद परियोजनाएं। क्राइटेरिया क्या है कि बृहद परियोजना की 10,000 हेक्टेयर को वो क्या कर सकता है? सिंचित कर सकता है। तो हमारे यहाँ पे अभी की स्थिति में 8 ऐसे डैम, बड़े बड़े डैम हैं जिसकी क्षमता क्या है? 10,000 से ज्यादा है। मध्यम में क्या होता है? 2,000 से 10,000 क्षेत्र को, हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करता है। 38 मध्यम हमारे यहाँ बांध हैं, परियोजनाएं हैं। उसके बाद लघु जो 2,000 से कम क्षेत्र को सिंचित करता है, और ऐसे 2,477 लघु सिंचाई परियोजना है। उसके बाद छोटे छोटे स्टॉप डैम हैं, बहुत ज्यादा स्टॉप डैम आपको मिल जाएंगे। 827 एनीकट स्टॉप डैम निर्मित है, जबकि 4 अभी क्या है? निर्माणाधीन है, अभी और बन रहे हैं, तो 12 हो जाएंगे बृहद में। ये पूछा जा चुका है कि अभी हाल में कितने निर्माणाधीन हैं, तो 4 निर्माणाधीन बड़े में है, 1 मध्यम में है, 416 लघु सिंचाई योजना है,
और एक नलकूप योजना काम चल रहा है, 186 निकट स्टाम डैम निर्माणाधीन है। ये आंकड़े हैं, थोड़ा सा इसको धीरे धीरे दिमाग पे बैठाएंगे आप, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में अभी कितने हैं, 8 बड़े बड़े परियोजनाएं जो चल रही हैं, और बृहद परियोजना फिर से पूछूंगा आप लोगों से, ये तो पूछते रहता हूं मैं, नए आते हैं उसको पूछा जाएगा। योजना और परियोजना दोनों शब्द सुने होंगे। योजना किसको कहते हैं, परियोजना किसको कहते हैं? समोच्चारित शब्द होता है ना, समुच्चारित शब्द। वैसे ही परियोजना का मतलब होता है ऐसा जितना कार्य है जो अधिकतर भौतिक रूप से संचालित किए जाते हैं, भौतिक रूप से होता है, उसको हम लोग परियोजना कहते हैं। जैसे सड़क निर्माण है, वो भौतिक रूप से हो रही है, वो क्या है, परियोजना है। बांध का निर्माण परियोजना है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभौतिक रूप से संचालित किया जाता है विकास काम को लेकर के। विकास काम दोनों से हो रहे हैं, ऐसा विकास काम जो भौतिक रूप से होता हो अधिकतर, है ना, तो वो क्या कहलाएंगी, सड़क निर्माण परियोजना। सुने हो ना, बांध परियोजना। अभौतिक रूप से जो होते हैं उसके लिए अधिकतर योजना शब्द का उपयोग किया जाए। महतारी वंदन अभौतिक चीज है, उस पे क्या होता है, मध्याह्न भोजन योजना। कुछ निर्माण काम नहीं होगा, थोड़ा सा अंतर इसमें है। चलिए एक एक बांध को देखें। पहले बार में आप पढ़ें तो केवल कौन सा बांध किस नदी पर और किस जिले पर है, उसके बाद जानकारी और बढ़ाते जाएं, जानकारी बढ़ाते जाएं। और ध्यान रखें, बांगो परियोजना, हमने एक नदी पढ़ा था जो कोरिया मणिन्द्रगढ़ से निकलती है। कौन सी नदी, हसदेव नदी। इसका नाम बांगो परियोजना और नदी के नाम से भी कहा जाता है, हसदो बांगो परियोजना। ये इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, मिनी माता के नाम पर। मिनी माता से परिचित होंगे सभी, मिनी माता। अब मैं आप लोगों के ऊपर भड़क सकता हूं, ठीक है ना। मिनी माता को नहीं जानते फिर, सही में नहीं पता क्या? अभी एक खुद में छत्तीसगढ़ के सिलेबस में, अभी शिक्षक सिलेबस में एक खुद टॉपिक है छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व, है ना। और व्यक्तित्व में आप लोगों को, व्यक्तित्व जब पढ़ते हैं तो इसको भी पढ़ना पड़ता है। महिला व्यक्तित्व में सबसे पहले इसको ही पढ़ा जाता है। मिनी माता राजनीतिज्ञ बोल सकते हैं, नेत्री थी, और हमारे यहाँ पे महासमुंद रायगढ़ क्षेत्र में 3 बार सांसद रही हैं। सबसे पहली सांसद कौन है हमारे यहाँ पे, महिला सांसद कौन है, मिनी माता। इनका नाम मीनाक्षी है, ठीक है। इसको मिनी माता के नाम से जाना जाता है। दलित उत्थान के लिए बहुत ज्यादा काम की है। चलिए डैम देखिए, दिख रहा है ये ओरिजिनल हसदो बांगो बांध है। इधर पानी को 2 तरीके से पहाड़ों के बीच रोका जाता है, और इसको एक क्या बना करके, बांध बना करके, अलग अलग गेट है। शुरुआत इसकी कब की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ पे परियोजनाओं को, एक शब्द भी बोला ना, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होगा कि इसका जल हमारे यहाँ सिंचाई बस के लिए काम नहीं आने वाला, ये आसपास के उद्योगों में जाएगा। इस पानी से क्या किया जाएगा, बिजली बनाया जाएगा, आसपास के शहरों में पीने के लिए भी दिया जाएगा, है ना। तो इस कारण से ध्यान रखेंगे 1967 में शुरुआत की गई थी। आज के समय में कितने लाख हेक्टेयर सिंचित होता है, ध्यान रखेंगे, 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है एक बार में, और पूरा मिलाकर के डबल फसल चलता है तो दोनों मिलाकर के और ज्यादा होता है दोनों को, लेकिन एक बार में ये इतना लेता है। 2 चीज है इसमें, पहला तो ये सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र वाला बांध है, और सबसे ऊंचा भी बांध है। 87 मीटर बांध है ये, इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से कितने मीटर है,
87 मीटर ऊंची है, तो पानी की जो क्षमता होगी वो सबसे ज्यादा होगी बाकी से। जितना ऊंचा करेंगे उतने ज्यादा आप पानी रख सकते हैं उसमें। बिजली बनाया जा रहा है, और पन बिजली मतलब पानी से बनने वाला बिजली, 120 मेगावाट। कितना मेगावाट? 120 मेगावाट। 4 यूनिट लगे हुए हैं। अब पानी से बिजली कैसे बनता है सबको पता है भाई, प्रैक्टिकल सब किए होंगे। इसके बहुउद्देशीय का पहला उद्देश्य क्या हो गया? सिंचाई। दूसरा उद्देश्य क्या हो गया? बिजली। तीसरा उद्देश्य ये हो गया, ये बहुत बड़े बड़े उद्योगों को, बाल्को कहाँ है? बाल्को कोरबा में। एनटीपीसी कहाँ है? कोरबा में। और इनको पानी देता है, और भिलाई बोला, कोरबा नगर निगम को भी क्या करता है? पीने के लिए पानी प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर के बहुउद्देशीय परियोजना। और इसमें एक और खास बात है कि ये सबसे ऊंचा के साथ साथ सबसे बड़ा बांध, उसमें लिखा नहीं है सबसे बड़ा, जल धारण क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ा बांध कहलाएगा। कहाँ मौजूद है ये भी ध्यान रखें। बांगो किस जिले में है? कोरबा जिले। चलिए, इसमें से फिर से जो क्वेश्चन बन रहे थे, आते थे, वो ये है कि बांगो परियोजना जो जब अभी तो बहुत ज्यादा मॉडिफाई करके आसपास के बहुत पूरे गांव में नहर डेवलप किया जा रहा है आसपास में, तो सबसे ज्यादा यहाँ बांगो का बेनिफिट जो मिल रहा है किस जिले को मिल रहा है? किस जिले को मिलेगा? जांजगीर चांपा को। ठीक, थोड़ा सा इसी में ध्यान दें। कोरबा और जांजगीर चांपा की स्थिति ये है। कोरबा, कोरबा में कौन सा बांध? यही बांगो बांध है। यहां से आती है कौन सी नदी? हसदेव नदी। पानी को रोकने वाला कौन है? कोरबा। लेकिन पानी से नहर ढलान किधर है? नीचे की ओर। पानी ऊपर ले जाना बहुत बड़ी चुनौती होगी, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तभी ये ऊपर क्षेत्र को सिंचित कर पाएगा, है ना। तो यहाँ से नहर डेवलप करके पूरे इलाके को क्या किया जा रहा है? सिंचित किया जा रहा है। ये रायगढ़ क्षेत्र, शक्ति जांजगीर चांपा क्षेत्र तक। इसी कारण से जांजगीर चांपा में जल प्रवाह थोड़ा सा मध्यम के हिसाब से सबसे सिंचित क्या हो जा गया है अभी इतनी ज्यादा सिंचित है कि हमारे यहाँ राज्य की सबसे ज्यादा सिंचित जिला बन चुका है। सबसे सिंचित जिला जांजगीर चांपा। ठीक है, 80 से 85% क्षेत्र सिंचित में आते हैं। अब फिर सिंचित का आंकड़ा कैसे पता चलेगा? राजस्व के हिसाब से ना। अब नहरें चली गई हैं तो सिंचित। सबसे कम सिंचित है नारायणपुर। सबसे कम सिंचित नारायणपुर। 2 जिले एक साथ 0% थे, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, और अभी नारायणपुर सबसे अंतिम है। दूसरी बांध है जो आप लोगों को पता ही होगा, कौन सा बांध? गंगरेल बांध। गंगरेल बांध कहाँ है? इसका भी नाम गंगरेल ना होकर के अब क्या है? गांव का नाम गंगरेल है ना, तो गंगरेल बांध बोल दिया गया। लेकिन इसका नामकरण किसके नाम पे रखा गया है? रविशंकर शुक्ल के। अब इसको तो सुने होंगे, रविशंकर शुक्ल कौन थे? हाँ, थोड़ा थोड़ा सुने होंगे। रविशंकर शुक्ल रायपुर के थे। ये भी नेता ही हैं, लेकिन किस क्षेत्र के? हम्म, हाँ। जब मध्य प्रदेश राज्य बना तो उस समय क्या थे ये? मध्य प्रदेश हमारा छत्तीसगढ़ एक था, तो उसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री हम लोग जिले का जब गठन हम लोग पढ़ रहे थे, या राज्य कैसे बना, उसमें इसका नाम कई बार आया। और एक बात भी मैंने बताया था कि रविशंकर शुक्ल के कारण से 1956 में ही छत्तीसगढ़ अलग हो सकता था, है ना। तो उस समय इनके श्रेय से वो क्या हो गया?
नहीं हो पाया, इनके द्वारा ही मना कर दिया गया था कि नहीं, एक राज्य होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के समय में भी हमारे यहाँ आज़ादी को 1947 तक जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जितने बड़े आंदोलन हुए हैं, रविशंकर शुक्ल उसमें अग्रणी नेता के रूप में शामिल होते थे। इस कारण से इसको समझा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो गंगरेल है कौन से नदी पर है? नदी लिख देंगे, महानदी। स्थापना कब हुई है? 1979 में की गई है। अब सबसे लंबा बांध है ये, सबसे बड़ा कौन था और सबसे ऊंचा कौन था? तीन कॉन्सेप्ट है, ऊंचा, बड़ा। जो जितना ऊंचा रहेगा उसमें जल धारण क्षमता ज्यादा रहेगी, और ये बहुत दूर तक बांध फैला हुआ है। लंबाई का मतलब है जो उसका जो कहना चाहिए दोनों तरफ से मेड़ है वो बहुत दूर तक है, तो लंबा हो गया। इसकी स्थापना ये हो गया 1978 में, 1979 में इसका काम शुरू हुआ था। अब छोटे छोटे बांध हैं जिसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन से हैं बांध? दुधावा बांध सुने होंगे जी। कौन कौन से डैम गए हैं और कौन कौन से डैम आप लोगों को मालूम होगा, ध्यान से समझते जाइए। अब नाम बस है। दुधावा बांध कहाँ है तो एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, कहाँ है? कांकेर। और नदी ध्यान रखेंगे कौन सा? महानदी का। ठीक है। कब बना है? 1965 में बना है। अभी तक अभी कब कैसे बना है इसका अरेंजमेंट अभी नहीं आ रहा है। प्रश्न यह हमेशा आता है किस जिले में स्थित है और कौन सी नदी पर है। रुद्री कहाँ पर है? धमतरी। नदी महानदी। विशेषता ये है कि हमारे यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट के रूप में जो किसी क्षेत्र को परियोजना के रूप में डेवलप किया गया था तो रुद्री को किया गया था। कब किया गया था? 1915 में, स्पेशली प्रोजेक्ट के रूप में। लेकिन कभी कभी पूछा गया कि हमारे यहाँ सबसे पुराना बांध कौन सा है? सबसे पुराना बांध तांदुला बांध है, सबसे पुराना बांध। दोनों प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। तांदुला बांध 1910 में बना था, लेकिन यहाँ एक शब्द आ रहा है सरकार के द्वारा सुव्यवस्थित परियोजना के रूप में 1913 में किसको डेवलप किया गया? रुद्री को। ये है। और तांदुला के बारे में क्या है? कोई पहला ऐसा बांध डेवलप किया गया है तो पहला बांध कौन सा होगा? तांदुला। ये सरकार के द्वारा परियोजना के रूप में प्रथम परियोजना मानी जाती है ना। लेकिन छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध कौन सा है नदी परियोजना के रूप में? तो कौन सा है? तांदुला। क्योंकि ये सुनियोजित ढंग से बांध का स्वरूप कब लिया? 1920। आगे कौन हो गया? रुद्री आगे हो गया। परियोजना के रूप में, बांध के रूप में तांदुला को घोषित कर दिया गया, लेकिन व्यवस्थित ढंग से किसको डेवलप किया गया? रुद्री को। इसको डेवलप करते करते कब आ गया? 1920 चला गया। तो ध्यान रखें पहला बांध कौन सा है पूछा जाएगा तो तांदुला बांध पहला 1910 में शुरुआत की गई थी, लेकिन परियोजना के रूप में इसको रुद्री पिकअप को माना गया। तांदुला की विशेषता क्या है? तांदुला की विशेषता यह है कि तांदुला नदी पर है, बालोद जिला में है। किसको पानी मिलता है? भिलाई। अभी इस पे इसी बांध के आसपास अभी पर्यटन स्थल के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है, तांदुला डैम को, है ना, प्रॉपर। तो ये अभी अभी डेवलप किया जा रहा है। पहले केवल बांध ही था, सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था, बीएसपी को पानी जाता था। अब बोटिंग से लेकर के हर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है और अभी अभी ज्यादा इसको डेवलप किया जा रहा है। तांदुला में 3-4 नदियों को एक साथ लेकर के तांदुला कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है, जिसमें से 2 नदियां हैं, 2 जलाशय हैं, बांध हैं। पहला जलाशय है इसमें कौन सा? गोंदली जलाशय। दूसरा है खरखरा जलाशय। गोंदली कहाँ है? ये भी बालोद में पड़ेगा और खरखरा भी कहाँ है? बालोद में पड़ेगा। नदी पड़ते समय खरखरा नदी में जो बांध बना है, जलाशय बना है, उस पर ये बात हमने पढ़ा था कि ये जो बांध है कैसे बना हुआ है? मिट्टी से उसको, मेड़ को, बांध को बनाया गया है। माडम सिल्ली बांध, सबका इमेज टाइम लग गया इसलिए इमेज नहीं मिला आप लोगों को। धमतरी में
माडमसिल्ली में फिर एक खास बात यह है कि ये जो है माडमसिल्ली सिलियारी नदी पर है, बहुत बड़ी नदी पर नहीं है, छोटी सी नदी है, उसके पानी को पूरा रोका जाता है। और पहला क्या है, साइफन बांध। साइफन के बारे में फिर से आप लोगों को बताया गया है। साइफन क्या है, ऐसे बांध पे पानी को रोका गया है, बांध बना करके जिसमें बहुत सारे गेट लगे होते हैं। तो ये इधर पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे ही पानी इधर इस लेवल तक आया तो यहाँ का जो प्लेट है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है, और पानी जितना पानी बहना होता है वो बहकर चला जाता है। तो हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सबसे पहले ऐसे सिस्टम से बांध बनाया गया था, इसलिए साइफन बांध है। कुम्हारी बांध महानदी की सहायक नदी है, छोटी सी बंजारी नाला उस पर स्थित है। कोई गए हैं कुम्हारी बांध? कुम्हारी प्रॉपर पड़ता है दुर्ग जिले में, है ना, लेकिन जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के हिसाब से उस और सिंचाई की सुविधा ज्यादा उपलब्ध है। तो रायपुर जिले में सिंचाई की सुविधा ज्यादा मिल जाती है इस बांध से। उस लाइन में कुम्हारी के पहले फिर आप लोगों ने सुना होगा मड़ौदा का बांध, दो बांध हैं जो बीएसपी से लगा हुआ है ना। किससे लगा हुआ है? बीएसपी से लगा हुआ है। तो वो छोटे छोटे बांध हैं, उसका उपयोग उसी बीएसपी के लिए कांदुला के पानी को उसी पे रोक के रखा गया है। चलिए, कांदुला हो गया, कब हुआ है? 1910 में शुरुआत हुई, लेट हो गया, कब बना फाइनली? 1920 में। माडमसिल्ली कब बना है? 1923 में। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ से पहले भी सिंचाई के लिए कोई काम नहीं किया गया है। इसकी शुरुआत देखें तो हमारे यहाँ पे 1901 से सिंचाई आयोग ने क्या किया था, ऐसा कोई ऐसा बांध बनना चाहिए, उसके लिए हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तालाब खुदवाए गए थे। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ें तो उस समय सिंचाई सुविधा के लिए ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है सिंचाई का, रतनपुर, रतनपुर हमारे यहाँ पे क्या था, उस समय कलचुरी शासन काल का मेन क्षेत्र था। तो रतनपुर में इतने तालाब हैं, इतने तालाब हैं, है ना। और रायपुर क्षेत्र में जो आरंग क्षेत्र था उस क्षेत्र को, और बस्तर क्षेत्र में बारसूर क्षेत्र को, है ना, तीन चार क्षेत्र में क्या है, बहुत ज्यादा तालाब बना दिए गए थे ताकि उस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा तो मिल सके। बहुत सारे तालाब क्या हो चुके हैं, पट चुके हैं। आरंग क्षेत्र में है बहुत तालाब, है ना। रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा जाता है। चलिए, 1924 में कौन सी परियोजना ही है? मनियारी परियोजना। मनियारी परियोजना को मनियारी नदी पर बनाया गया था, और एक अरपा की सहायक नदी है खारंग। दोनों को ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा था, ये शिवनाथ है, याद आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो फिर से समझिए। मनियारी नदी पर क्या है, पानी को रोक करके मनियारी परियोजना, जिसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, खूटा घाट, सुने हैं? खूटा घाट किस नदी पर है? मनियारी नदी पर। और अरपा की जो सहायक नदी है, अरपा की सहायक खारंग, तो खारंग में कौन सी परियोजना है? खारंग परियोजना। ठीक है। 1924 में मनियारी मनियारी परियोजना का नाम राजीव गांधी परियोजना भी कहा जाता है, कोटाघाट परियोजना भी कहा जाता है ना। और खारंग को संजय गांधी परियोजना कहा जाता है। ये है कहाँ? मुंगेली में, और ये है बिलासपुर में। महानदी को लेकर फिर से एक कॉन्सेप्ट रखें। महानदी में बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, बड़ी बड़ी नदियां मिलती हैं, बहुत बड़ी नदी है। अब इस पे जितने क्षेत्र महानदी के हैं उसमें हमारे छत्तीसगढ़ सरकार और वर्ल्ड बैंक क्या करता है, विश्व बैंक का काम जानते होंगे। विश्व बैंक हमारे यहाँ जितने देशों में
पूरे दुनिया के जितने देशों में कुछ प्रोजेक्ट चल रहा होगा, परियोजना चल रहा होगा, उसमें वित्त पोषित करता है, सरकार को पैसा देती है कि आप डेवलपमेंट करिए। अनुदान, क्या मिलता है? अनुदान। अनुदान किसको कहते हैं? ऐसा पैसा जिसको आप लोगों को वापस नहीं देना है। सरकार या कोई दूसरा देश किसी देश को क्या देता है? अनुदान और कर्ज, दो चीज देता है। ठीक है, अभी युद्ध की स्थिति में, है ना, भारत बहुत सारे देशों को क्या कर रहा है? बहुत सारी चीजें अनुदान के रूप में, अनुदान मतलब दान, सीधी बात, जिसको आपको वापस नहीं लेना है। कर्ज क्या होता है? आप दोगे तो उस पर कर्ज का पैसा भी लोगे और निश्चित ब्याज राशि भी लोगे, ये कर्ज होता है। तो वर्ल्ड बैंक क्या किया है? वर्ल्ड बैंक हमारे यहाँ पे अनुदान रूप में बहुत सारे पैसा दिए हैं, और महानदी के जितने सेटअप हैं उस पर क्या करना था? उस नदी में कुछ कुछ बांध बनाया गया है, और उस बांध में सिंचाई के साथ साथ अन्य बिजली वगैरह भी काम चल रहा है। सोंढूर परियोजना है धमतरी में, धमतरी का जो सोंढूर परियोजना है महानदी कॉम्प्लेक्स के तहत उसको समझा गया है। और सीकासार परियोजना, सीकासार जलाशय है कहां पर? गरियाबंद में, पैरी नदी पर। सीकासार परियोजना गरियाबंद, गए होंगे सीकासार डैम गरियाबंद में, यहां भी बिजली बनती है, ये बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा है। सोंढूर में सिंचाई क्षेत्र बस है, ये 1995 वाला ध्यान रखेंगे, बहुत लेट से सीकासार को शुरू किया गया था। रिवर लिंकिंग समझते हैं, नदी जोड़ो परियोजना, अभी कुछ सालों से सरकार नदी जोड़ो परियोजना को लेकर काम कर रही है, इधर नहीं आना, ठीक। नदी जोड़ो परियोजना किसी को कहेंगे? रिवर लिंकिंग, हाँ, ये छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है। यहां से कौन सी नदी जाती है? महानदी जाती है। और मान लेते हैं यहां से एक और नदी जाती है। अब ये देखा गया है कि यहाँ के आसपास में इसकी सहायक नदियों के माध्यम से ये पूरा क्षेत्र सिंचित है ना, इधर भी इस नदी के माध्यम से क्षेत्र सिंचित है। अब बच गया क्या? बीच का क्षेत्र। तो सरकार का कॉन्सेप्ट ये है कि हम अगर दो नदियों को जोड़ दें और ऐसे रास्ते से जोड़े जहां पर सिंचाई सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, तो जोड़ने पर कुछ मात्रा में ऐसे घुमा के से जोड़ देते हैं, ठीक। इससे क्या होगा? यहाँ का जल इधर जाएगा, इधर का भी जल इधर आएगा, दोनों नदी क्या हो गई? लिंक हो गई, जुड़ गई। तो ये वाला क्षेत्र बहुत समय से सिंचित नहीं था, वो वाला क्षेत्र भी इसके कुछ जल के इसके कुछ जल से सिंचित हो जाएगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भारत सरकार में चल रहा था। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बहुत सारे नदियों को जो आपस में एक दूसरे के थोड़ा सा ऐसे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं समानांतर, है ना, तो उनके बीच क्या किया जा रहा है? अब दो नदियां समानांतर बह रही हैं तो ये बीच वाला क्षेत्र कभी लाभान्वित नहीं हो पाएगा, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो ये वाला क्षेत्र भी फायदे में रहेगा। इस कारण से क्या चलाया जा रहा है? रिवर लिंकिंग परियोजनाएं। तो देखिए कौन कौन सी नदी को जोड़ा गया है, उसको जोड़ी में मिलाने भी आएगा। तो हमारे यहाँ पर अहिरन नदी है और खूटा घाट। अहिरन नदी मनियारी की सहायक नदी है ना, उसको खूटा घाट से क्या करना है? जोड़ना है। हसदेव नदी को किससे जोड़ना है? केवई नदी से जोड़ना है, तो बीच के क्षेत्र का लोगों को लाभ मिले। है बहुत सारे हैं अभी कंटेंट, है ना। ये क्या है? कुछ कुछ बांध हैं, जिले हैं, और उसके बांध और उसके नदियों के नाम। केलो दिलीप सिंह जुदेव परियोजना कौन सी नदी पर है? केलो नदी पर।
कौन से जिले में? रायगढ़। सारंगगढ़ में किंकारी नाला बैराज है, कहाँ पर है? किंकरी नाला में। घुमरिया, राजनांदगांव में 3 चीज है, घुमरिया बैराज घुमरिया नाला में, सूखा बैराज सूखा नाला में, मोंगरा बैराज शिवनाथ में, है ना। बिलासपुर में भैंसाझार किस नदी पे? इसी कारण से अरपा भैंसाझार परियोजना चल रही है। घोंघा बैराज कहाँ है? घोंघा नाला में। शक्ति में महानदी पर पूरा बैराज बना करके रोक दिया गया। ये कब हुआ है? इसी के कारण से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में विवाद है। महानदी जस्ट आगे जाती है, पूरा पूरा बड़ा बड़ा बांध बना करके इसको रोक दिया गया है। साराडी बैराज महानदी पर, बसंतपुर बैराज महानदी पर, मिरौनी कलमा, ये कलाम नहीं है कलमा बैराज है ना। ये सभी कौन सी नदी पर है? महानदी पर। कवर्धा में अभी बताया ना, मैकाल के क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, तो वहां पे पानी को कैसे रोका जाए उसके लिए क्या बनाए हैं? ठीक है, सुतिया पाठ शिवनाथ नदी पे नहीं है ये, है ना। ये वहां पे एक नदी है आमनेर। चिरपानी फोक नदी पर सरोदा सकरी, सरोदा दादर गए होंगे, है ना। सरोदा बैराज, जो कर्रा नाला भी गए होंगे, कर्रा नाला पर। ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आसपास के क्षेत्र को सिंचित किया जा सके, सभी से नहरें डेवलप की जा रही है। और उस साइड तो पानी देना नहीं है, एमपी है, पानी किधर आएगी? पूरा इस छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। कांकेर में परलकोट मायना, बोध घाट इंद्रावती पर, सरगुजा में कुंवरपुर चुल्हट नाला पर, सूरजपुर में महान महान नदी पर। ये फैक्ट है, ये इसको आप लोग चाहे मैपिंग के जरिए या फिर एक एक करके याद करते जाएं, जैसा भी है दिमाग पे होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग आराम से बना लेंगे, बार बार इसको पढ़ना है। एकदम ऐसे बैठ बैठ के रटने का प्रयास मत कीजिएगा, है ना। हर दिन इसको देखना है, रोज देखोगे तो याद होगा। आप उस थ्योरी जब लिखते थे तो बैठ के याद करते थे, प्रतियोगी परीक्षा में वो चीज नहीं चलती है। आपको रोज उसको देखना है, पढ़ना नहीं है, देखना है। बस देख लो तो पढ़ा जाएगा। बाल विकास में एक शब्द आता है ना, स्कीमा, है ना, स्कीमा बनेगा। चलिए गणित बनाएंगे आप। 1-2 प्रश्न आज, काम और समय का आखिरी चैप्टर है, बड़े बड़े प्रश्न रहेंगे, थोड़ा सा उसमें आप लोगों को जोर देना होगा। कुछ प्रश्न बनाए थे आप लोग काम समय वाले। राम किसी काम को अकेला 16 दिन में और मोहन अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यही क्वेश्चन था जिसपे हम लोग आके रुके थे। बनाए होंगे आप लोग, लिखेंगे सभी, नहीं लिख पाए उत्तर आ गया होगा।
इसका चारों ऑप्शन गलत है, कुछ और आएगा। देखते हैं, क्वेश्चन लिखें, कौन कौन सा प्रश्न है। चलिए देखते हैं, प्रश्न को थोड़ा समझें। कोई काम, काम एक ही होता है ना। यहाँ पर जितने भी हम लोग काम समय पढ़ते हैं, कोई एक काम को अगर हम राम को अकेले काम करवाते थे तो वो कितना दिन लगाता है? 16 दिन लगाता है। अगर उसी काम को, वो एक काम को हमको मोहन से करवाना होता है तो वो कितना दिन लगाता है? 12 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि कार्य क्षमता के हिसाब से राम ज्यादा अच्छा है कि मोहन ज्यादा अच्छा है? मोहन की कार्य क्षमता ज्यादा है ना। और तीसरी बात ये कही जा रही है कि अगर हम, कोई एक काम है, उस काम को करवाने के लिए एक दिन राम को बुलाते हैं और एक दिन मोहन को बुलाते हैं। ठीक, एक दिन कौन करता है काम? राम, अगले दिन मोहन काम नहीं करता, राम काम नहीं करता, मोहन काम करता है। मतलब ऐसे ऐसे एक एक दिन काम होता जाता है। तो अगर, क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों की कार्य क्षमता बराबर होती है ना, दोनों 12-12 दिन में समाप्त करने वाले होते तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा ये पता चल जाता। अब कार्य की क्षमता अलग अलग है, तो उसके लिए ये है कि एकांतर दिन का मतलब समझ में आ गया। एक दिन कौन काम करेगा? राम, एक दिन मोहन। और काम शुरू कौन करता है? पहले दिन काम कौन करेगा? राम काम शुरू करता है। तो यहां पर अब थोड़ा सा, राम का एक दिन का काम, राम का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/16। और मोहन का एक दिन का काम 1/12। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इनको एक साथ काम कराते है ना, दोनों का काम अगर जोड़ दे, एक एक दिन का एक्स्ट्रा काम, एक दिन का एक्स्ट्रा काम, तो कितने दिन का काम जुड़ेगा? 2 दिन होगा। अगर दोनों को 1/16 और 1/12, कितने दिन का काम? 2 दिन का काम है। ये राम का काम और ये किसका काम? मोहन का काम। यहीं पे थोड़ा समझेगा, इसको जोड़ने पर क्या मान आएगा? 2 दिन में कितना काम हुआ ये पता चल जाएगा। ठीक है, 2 दिन में कितना काम हुआ ये पता चलेगा। इसको निकालने पर इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका एलसीएम निकालने से एक कंडीशन आएगी, एलसीएम कितना होगा निकालेंगे तो? कितना बटे 48? 7/48 आया होगा। 7/48 ये आएगा। ध्यान से देखिए, एक प्रश्न और दूंगा इसी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बैठे। 2 दिन काम किया राम ने
राम के बाद मोहन। तो कुल काम होगा 48 काम होगा। कितना काम होगा? 48 काम होगा। उसमें 7 काम होता है 2 दिन में मिलाकर के। 2 दिन में 7 काम होता है। टोटल काम कितना निकला है? 48। यहाँ पे इस चीज को समझना है। 48 काम, इसको मैं मान लेता हूं 48 यूनिट काम करना है। एक शब्द जोड़ देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है, माना 48 यूनिट काम करना है। लॉजिकली बनाएंगे। अब 48 यूनिट काम करना है तो यहां से 2 चीजें फिर क्लियर होगी। 2 दिन में कितना यूनिट काम होता है इस 48 में? किसी भी बटे में लिखते हैं तो उसका हिस्सा ही तो मिलता है ना। 48 में कितना हिस्सा? 7 हिस्सा। कितने दिन में? 2 दिन में। तो उस 2 दिन में एक दिन किसने काम किया है? राम ने। एक दिन किसने काम किया है? मोहन ने। दोनों को जोड़े तो अगर हम पर्सनली निकालें, यहीं पे एक काम और करना है। अगर हम लोग राम का यूनिट निकालें, राम का कार्य यूनिट, कि राम ने कितना यूनिट काम करता है, और मोहन का कार्य यूनिट, मोहन का कार्य का यूनिट कितना यूनिट काम करता है दोनों। तो इसको निकालने के लिए जो एलसीएम आया है उसको भाग देते हैं। तो 16 या 48। राम कितना यूनिट काम करता है? 3। और तो मोहन कितना यूनिट काम करेगा? 12 चौक 48। ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट। सीधी बात है। कॉन्सेप्ट क्या है? राम क्योंकि कम दक्षता वाला है तो दिन भर में 3 यूनिट ही काम करता है, और मोहन थोड़ा ज्यादा दक्षता वाला है क्योंकि वो अगर अकेला भिड़ा दिया जाए तो 12 दिन में ही समाप्त कर सकता है ना। तो उस हिसाब से ये 4 यूनिट काम करता है ना। अब सीधी बात है, 2 दिन, एक दिन ये 3 यूनिट काम करता है, फिर ये आराम करता है, 4 यूनिट ये काम करता है। उस हिसाब से 2 दिन में कितना यूनिट काम होता है? 7 यूनिट काम होता है। लंबा चौड़ा समझा रहा हूं, बहुत कम समय में बनेगा आप लोगों से। अब ये क्या है, हमको कितना यूनिट मिल काम करना है? काम समाप्त करना है, समाप्त करना है ना काम। तो 48 यूनिट तक जाना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल लॉजिक, कोई ट्रिक नहीं। अभी हमने निकाला 2 दिन में कितना यूनिट, 2 दिन में कितना यूनिट काम हुआ है? 7। तो 4 दिन में 14 यूनिट बस। ठीक है। 8 दिन में 14 दूनी 28 यूनिट। फिर 4 दिन और जोड़ दें, 12 दिन में 28 और 14 कितना हो जाएगा? 42। फिर 2 दिन और जोड़े, क्योंकि पेयर में हम लोग काम करवा रहे हैं। 14 दिन में 2 दिन के हिसाब से 42 और 7 49। 49 ज्यादा हो जाएगा, हमको 48 काम ही लेना है उससे। तो यहाँ पे यही ध्यान रखेंगे, पूर्णतः 2-2 दिन का पेयर जब बन गया है तो 12 दिन तक तो मिलके काम किए हैं। अब यहीं पे आपको ध्यान रखना है, 12 दिन में कितना लिखे हैं? 12 दिन में 42 यूनिट काम हो चुका था। क्योंकि 13वें दिन कौन आएगा? राम। ठीक है, तो वो अकेला 13वें दिन, मत बजाओ, 13वें दिन राम काम करने आया। 13वें दिन राम का काम कितना होगा? राम कितना यूनिट काम करता है? 3। तो 42 और 3 45 यूनिट काम हो गया। फिर 14th डे काम करने कौन आएगा? मोहन आएगा। अब चूंकि मोहन की कार्य क्षमता कितनी है? 4, और पूरा दिन भर काम नहीं करेगा। काम कितना यूनिट बचा है? 45 और 48, 3 यूनिट बचा है ना। तो मोहन क्या करेगा? 13 दिन तो पहले काम हो चुका है, ये वाला भाग जो होगा
मैं कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ भाई, लंबा चौड़ा समझने का प्रयास उसको करेंगे तो परेशानी होगी एक एक चीजों। मोहन अगले दिन आया, मोहन का कार्य, मोहन का कार्य कितना होगा, उसकी कार्य क्षमता 4 है और काम कितना बचा है 45 के बाद 3, तो 4 में 3 हिस्सा काम किया, 48 काम खत्म। तो 13 दिन पूर्ण रूप से काम किया है और 13 सही 3/4 दिन लगा है, 13 सही 3/4 दिन लगा है। एकदम आसान शब्दों में यह है, ट्रिक में जाएं या फिर अन्य में जाएं तो आप इसी में फंसेंगे। उसमें जब आ जाएगा यहाँ से तो अब देखिए बनाना कैसे जल्दी जल्दी, या फिर दूसरे तरीके से बनाने का तरीका ये है, इसको फिर छोटा कर देता हूं। दूसरा तरीका, कितना दिन है ये 16 है किसका, राम का, और मोहन का कितना है कार्य 12। 16 और 12 का एलसीएम कितना होता है 1/12, 48 होता है ना। तो 48 ये हो गया, एलसीएम निकले 16 तिया 48, 12 चौक 48, है ना। ये आता है क्या क्षमता। शॉर्टकट में ऐसे बनाते, उसी का शॉर्टकट ये है, इसको देख लीजिए। ये 1/16 लिख ही देते हैं ताकि समझ में आए, है ना। एलसीएम आया 48, 16 तिया 48, 12 चौक 48, ये आएगा क्षमता। ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, है ना। क्योंकि एक दिन ये में काम 3 यूनिट होता है, दूसरे दिन 4 यूनिट होता है। मोहन आता है, राम आता है तो 3 यूनिट काम करेगा, ये 4 यूनिट काम करेगा। इसको आगे कैसे करें, दोनों मिलाकर के कितना 2 दिन में 7, 2 दिन में 7, 48 है, पूर्ण रूप से भाग जाना चाहिए 7, कितना जाएगा, कितने बार में जाएगा 6 बार में, 6 जोड़े, है ना। 7 बार में 2-2 के हिसाब से। यहां पे समझना है, यहाँ पे 6 जोड़े मतलब कितने दिन 12 दिन। अब यहीं पे ये वाला काम करना है, काम बचा कितना है, बार बार प्रैक्टिस से होगा। 12 दिन में 12 दिन में कितना काम 42 काम। फिर उसके बाद 13वें दिन कौन करेगा राम, तो 42 धन 3 क्षमता के हिसाब से 45 हो गया काम। शेष कितना बचा है 3 काम, तो अगले दिन कौन आएगा मोहन, मोहन की क्षमता 4 है और 3 काम को खत्म करेगा। पूर्ण रूप से 13 दिन और 3/4 दिन ये काम करेगा। अगर 4 यूनिट काम रहता तो दिन भर लग जाता उसको, मतलब वो 14 दिन हो जाता। 14 दिन पूरा नहीं किया है, क्षमता के हिसाब से इतना ही काम बचा था, तो एक क्षमता 1 यूनिट वो सेव कर लिया, मतलब समय बचा लिया। तो इतना लंबा चौड़ा ना लिख करके ये 4 लाइन में ये बन सकता है ऐसे भी। इसको प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, एक एक लिख दिया हूं उसको। इसको मैं 2-2 दिन करके पूरा लाइन से लिखने वाला था, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है ना, बढ़ा दिए तो ये भी बढ़ गया। इसको मिटा दूं क्या, शॉर्ट ट्रिक नहीं है ये, इसी का केवल अंकीय रूप है ये, उसी का ये अंकीय रूप है। ऑप्शन में था ही नहीं, 2/3 है ना। चलिए एक प्रश्न और, आप अपने समझ के हिसाब से कुछ बनाएं।
मनोहर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तथा महेंद्र उस कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। यदि मनोहर कार्य आरंभ करे तो पूरा कार्य दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। 20 से 30 सेकंड लगना चाहिए आप लोगों को। क्षमता निकालने आना है ना, और क्षमता को क्रॉस चेक कर लेना। जो ज्यादा समय लगाएगा ना उसकी क्षमता कम होगी, जो कम समय लेता है उसकी क्षमता अच्छी होगी। अल्टरनेट, एकांतर। एक दिन वो काम करता है, एक दिन वो काम करता है। मतलब जो पर्सन है वो एक दिन आराम करता है तो दूसरा आदमी काम करने आता है। 9 सही 1/2। क्षमता निकाल लिए क्या? कार्य क्षमता निकाले पहले। नौ सही। देखते हैं।
मैं बनाया हूँ तो 9.5 दिन आया है। देखते हैं, कोशिश करते हैं। 2 लोगों का आंसर आ गया है तो आया सबसे। कैसे नहीं बन पा रहा है जी? ट्रिक में मत जाओ। 2/3 है कि 1/3 है? क्या सर? नहीं नहीं, काम रुकना नहीं चाहिए, मिलकर काम कर रहे हैं। एक दिन आता है वो, एक दिन आता है वो, इसको इसलिए 2 शब्द लिया आएगा। दोनों एक एक दिन छोड़कर आते हैं, मतलब अरे हाँ, अल्टरनेट है। इसको अल्टरनेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एकांतर। एक आता है, एक नहीं आता है। तो वो शॉर्टकट बना दे, क्या बन जाएगा? ठीक है, एक लिख लेते हैं क्या? मनोहर। और एक है, क्या है? मनीराम, महेंद्र। अभी तो मैं ही लिखा हूँ जी, भूल गया। मनोहर, इसकी कार्य क्षमता है, एक काम को ये 12 दिन लगाता है तो एक काम को ये 8 दिन। तो महेंद्र की कार्य क्षमता, ठीक है ना? अब इसको हम लोग अगर एलसीएम निकालें, इसका एलसीएम 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया? 24। कार्य क्षमता 12 दूनी 24 और 8 या 24। यहाँ लिख देते हैं फिर क्षमता को, यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं यूनिट, समझने के लिए है ना। यूनिट मतलब काम कराया जाता है तो इसकी क्षमता 2 यूनिट की है दिन भर में, इसकी क्षमता 3 यूनिट है। अब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 2 दिन का कार्य, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? उससे पहले कुल कितना है? कुल कार्य लिख लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। 24 यूनिट काम होना है। 2 दिन में कितना यूनिट काम कर पाते हैं? 2 और 3, कितना यूनिट होता है? ठीक है, 5 यूनिट काम होता है। तो हमको 24 यूनिट जाते तक 5 चौक 20, 4 दूनी 8, यहीं पे समझना है। 2 दिन में 5, तो 8 दिन में, 8 दिन में काम हो जाएगा 20 यूनिट। क्योंकि आगे और हम लोग करें इसको 10 दिन करें तो 25 कार्य हो जा रहा है, और चूंकि काम कितना है? 24, तो हम उसके पहले दोनों को बराबर काम करवा के रोकेंगे। मतलब इस 8 दिन में 4 दिन तो और मनोहर का काम, 4 दिन महेंद्र का काम, 8 दिन का काम हुआ है। अब 9वें दिन कौन काम करने शुरू करेगा? मनोहर। 9वें दिन मनोहर कितना यूनिट काम करता है? 2 यूनिट। तो 9वें दिन का कुल काम कितना होगा? कुल काम हो गया है अब 2 दिन के हिसाब से 22। शेष कितना है? शेष कार्य 2। तो महेंद्र आया, महेंद्र की क्षमता कितनी है? 3, और उस 2 यूनिट के काम को करके चला गया, 2 यूनिट। यहाँ पे अब क्या होगा? फुल डे कितना काम हुआ है? कुल कार्य दिवस फुल डे तो 9 हुआ है, और ये 10वें दिन, पूरा 10वें दिन तक काम नहीं हुआ है ना। 2/3 समय लिया है, तो 9 सही 2/3। एकदम थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा मुश्किल है, लॉजिकल भी नहीं है, मतलब यहाँ भी समझना है कार्य क्षमता यूनिट कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। इसकी कार्य क्षमता को बदल देंगे तो ये 3 यूनिट इधर आ जाएगा, 2 यूनिट इधर आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे जब ये पूर्ण दोनों दिन का, दोनों व्यक्तियों का काम बराबर बराबर होना चाहिए, उसके बाद ही रुकना है। हम 9 दिन में
पहाड़े में तो आता है 9, आएगा ही, है ना। मतलब 9वें दिन 23 करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वो अगले दिन इसके कार्य के हिस्से को ही लिखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा। चलिए, ये थोड़ा सा सिंपल है। 12 आदमी 8 घंटे काम करता है रोज, है ना। 12 आदमी है, 8 घंटे रोज काम करता है, और उसको कितने रुपए मिलते हैं? 480 रुपया कमाते हैं। तो 18 आदमी 12 घंटे कार्य करते हैं, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? जब भी यूनिट देखें, कोई व्यक्ति है और कार्य घंटे हैं, तो उसको अगर किसी भी प्रकार की पैसा मिल रहा हो या किसी भी प्रकार के सामान वो बना रहा हो, तो उसको इसी तरीके से लिखते हैं। 12 व्यक्ति 8 घंटे काम करता है और कितना रुपया कमाता है? 480, ऐसे लिखना है। 12 व्यक्ति 8 घंटे करके 480 रुपये कमाता है। क्योंकि ये कार्य दिवस नहीं है, ना घंटे नहीं है, ना ये मिनट नहीं है, इस कारण से इस रूप में इसको, तो वैसे ही 18 व्यक्ति 12 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे? एक्स रुपये। काटने आता है, काटो, जो एक्स कमाना आएगा वो आंसर होगा, है ना। इसी तरीके से बनाएंगे। कॉन्सेप्ट वही है कि हम लोग रुपए को फिर वितरित करें, तो ये यहाँ से कटेगा, 12 12 कट गया, 12 और 12 यहाँ से कट गया। उसके बाद 8 एकम 8, 8 छके 48, यहाँ से कट गया। अब बच गया क्या? x बराबर 60 × 18, तो 18 छके 18 छके हैं 107 की 108। भाई 18 को 6 से गुना कर दो ना, फिर आप फिर 18 शून्यम शून्य ऐसे वाले पहाड़े याद करके आना पड़ेगा आप लोग को अच्छे से। हो गया। चलिए, लास्ट प्रश्न है। वैरायटी बहुत सारे हैं, ये अलग वैरायटी का है, थोड़ा कठिन है। अथवा वाले जो पढ़े थे ना, इतने महिला पुरुष, अथवा इतने पुरुष, अथवा इतने महिलाएं, हाँ, तो उसी को ही समझकर आगे बनाना है। दो कंडीशन दिए हुए हैं, दो कंडीशन से कुछ कैलकुलेशन निकलेगा, उस कैलकुलेशन को तीसरे कंडीशन में अप्लाई करना है। ठीक है। 5 मिनट बाद।
लिख लिए क्वेश्चन। सबसे पहले शुरुआत में हमने एक दो प्रश्न बनाए थे, उसमें एक परिस्थिति ऐसी होती थी, केवल ये पूछा जाता था कि चार लड़के किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ऐसा। यहाँ पर एक एडवांस कंडीशन क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया है 4 लड़के ना बोल करके 4 लड़के भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों की कार्य क्षमता अलग अलग होगी, है ना। ये किसी काम को 3 दिन में करते हैं, ये कंडीशन वाली बात है ये। और देखिए इसमें और चीज ये है कि यहाँ पर जो बॉयज हैं काम करने वाले और जो पुरुष हैं, दोनों की कार्य क्षमता अलग अलग है ना। तो जो शुरुआत वाले जो प्रश्न थे, हम जब सबसे पहले पढ़ते थे, पहला तो दूसरा प्रश्न था वो ये था, एक ही व्यक्ति का कितने दिन का कार्य, फिर अगले व्यक्ति का कितने दिन का कार्य। यहाँ पर परिस्थितियां अलग हैं, तो उसी हिसाब से देख लेते हैं। मैं पुरुष को एम लिखता हूं और लड़की को बी लिख देता हूं, है ना, उसका बी से बॉय और एम से मेल। यहीं से प्रश्न जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे हम लोग करने का प्रयास करते हैं। पहला परिस्थिति है 6 पुरुष और 8 लड़के। मैं भी एक शब्द बोला हूं कि पुरुषों की जो कार्य क्षमता है वो अलग है और लड़कों की कार्य क्षमता है वो अलग है। और उसी समय जो अथवा वाला जो प्रश्न था उसमें कार्य क्षमता अलग अलग होने के कारण से हम लोग एक चीज निकाल रहे थे कि महिला और पुरुष की जो कार्य क्षमता किसके तुलना में डबल है या 1.5 गुनी है ना। तो हम लोग सभी को एक महिला मान करके, सभी को पुरुष मान करके बाद में सॉल्व करते थे। उसमें भी यही हम लोग करेंगे, मान लेते हैं कि पुरुष के लिए एम और लड़कियों के लिए बी। तो 6 पुरुष प्लस 8 बॉय मिल करके किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 10 दिन। ठीक, ये पहली परिस्थिति है। और वैसे ही उसी कार्य को उसी परिस्थिति में अगर हम क्या करते हैं, 26 क्या है मेल और 48 बॉयज, ये अगर काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 2 दिन में। तो इंटू 2। अब यहां से एक चीज होगा, क्योंकि ये बटे में है तो ये कट जाएगा आपस में, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। यहां पर अब देखिए 5 है और यहाँ प्लस के रूप में है, ये गुणा के रूप में है, तो एक एक से गुणा होगा। ये 5 छके 30 एम बोलते जाएंगे, फिर 5 अट्ठे 40 एम, 40 बी बराबर इधर है 26 एम और 48 बी। दोनों को एक पक्ष में ले जाइए, कितना आएगा अनुपातिक रूप से, ये हो जाएगा 4
m बराबर 8b, तो m/b बराबर कितना हो जाएगा 8/4 अर्थात 2/1, है ना? यही होगा कि उल्टा होगा? इसका गुणा करेंगे तो 4m होगा, ठीक है क्या? देखिए भाई, बताइए आप लोग, पूरा ध्यान इधर रखिए। यहां पर कुछ चीज फिर लिखेंगे कि एक पुरुष नहीं, दो जो लड़के हैं बराबर एक पुरुष के क्षमता के बराबर है। ये चीज समझ में आया? ये यहां से क्षमता निकलेगा, एक पुरुष काम करेगा उतनी क्षमता दो लड़के की क्षमता के बराबर है ना? तो अब आपको तीसरे परिस्थिति में जाना है कि आपको अगर 15 पुरुष काम करते हैं और 20 लड़के काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। अब फिर से कोई ना कोई एक यूनिट को उठा करके कंपेयर करेंगे, तब उसका उत्तर आएगा। और जहां जहां पर आप अगर सभी को अगर हम लोग क्या मान ले, लड़के मान ले, तो लड़के की जगह अगर 15 पुरुष हैं तो कितने लड़के लिखना पड़ेगा? 30, जस्ट डबल करना पड़ेगा। तो यहां से देखें, 15 पुरुष और 20 लड़के किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे, है ना? अब इसके लिए तुलनात्मक रूप से कोई ना कोई एक यूनिट को लेना पड़ेगा, तो हम लोग इसको ले लें क्या? 6 पुरुष गुणित, छोटा कर देता हूं मैं, ये समझ में आया है कि यहां तक? तो ही मतलब थोड़ा डर रहा था, तो समझ आना चाहिए। अब देखें यहां पे निकालना जो है उसको देखिए, इसको निकालने से पहले हम इसी को सभी को एक ही यूनिट बना लेते हैं, मतलब सभी को हम पुरुष बना ले या सभी को लड़के बना ले। तो हम सभी को लड़के मान लेते हैं, मान लो। तो पहला कंडीशन है 6 मेल और 8 बॉयज किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे? 10 दिन में। तो 15 मेल प्लस 20 बॉयज उस काम को x दिन में करेंगे। तो यहां पर 6 मेल की जगह एक, आप इसको निकाल करके ये बोल रहे थे उल्टा है करके, है ना? इसी को निकाल करके बोलना चाह रहे थे उल्टा है करके। ये कार्य क्षमता है और ये उसका मान है। तो 6 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 2 प्लस 8, सभी बॉयज बन चुके हैं, गुना 10 बराबर 15 गुणित 2 प्लस 20 गुणित x। तो ये हो गया 12 धन 8 20, 20 गुना 10, तो ये कितना 200 हो गया। और 15 दूनी 30, 30 और 20 50, 50 गुना x, तो ये कट गया, ये 200 हो जाएगा। और 50, 50 चौक 200, तो x लिख ही देते हो भाई, लिख देना ज्यादा सही है। 200 बराबर 50x, तो x बराबर 200/50, 4 बार में 4 दिन। ये वैसा ही है अथवा वाले में, हमेशा जब भी दो लोगों की बात की जाएगी कभी भी 6 और
8 को जोड़ना नहीं है, क्योंकि दोनों की कार्य क्षमता बता रहा है कि कोई 6 पुरुष और 8 व्यक्ति, क्योंकि दोनों अलग अलग समय में काम कर रहे होते हैं, तो दोनों की क्षमता हमेशा अलग अलग होती है, और इसी कारण से पूछा जाता है क्योंकि क्षमता अलग अलग है। इसमें ये निकला है हमको इसमें कि 2 लड़के अगर दिन भर काम करते हैं उतना एक पुरुष काम कर लेता है, कार्य क्षमता है। हो जाएगा। कल मैं नया टॉपिक बताऊंगा इसमें, और जो प्रश्न आएंगे आपको टेस्ट में इसके रिलेटेड प्रश्न नहीं मिलेंगे टेस्ट में। कल आपको चाल, दूरी, समय, है ना, पढ़ के आएंगे। चाल, दूरी, समय, क्योंकि सूत्राधारित है ये, है ना, और एक सूत्र में सभी को बनाने का प्रयास करेंगे, तीनों का अलग अलग सूत्र होता है। कल उसी टाइम में आए, थोड़ा जल्दी आए, 5:30 लिखा रहता है टाइम, तो 5:30 बजे शुरू हो जाना चाहिए तो ठीक रहता है।